तो ये अब हमारे पास आ गया टॉपिक है व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या बताओगे? व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? हाँ, देखो लीबर जो है ना, लीबर, ये इसका मतलब फ्री होता है, फ्री लैटिन वर्ड है ये। यहां से ही स्टार्ट करना, यदि पूछो ना तुमसे व्हाट डू यू मीन बाय लिबरल नेशनलिज्म, तो यहीं से स्टार्ट करना कि द लैटिन मीनिंग ऑफ लिबर इज फ्री। और ये जो बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जो मिडिल क्लास आया, न्यू वर्किंग ग्रुप आया, जो न्यू वर्किंग ग्रुप आ रहा है तुम्हारा ये, दिस वॉज एडुकेटेड ग्रुप है ना, जिसके पास पैसा भी है, थिंकिंग भी है। हाँ, सो दे वेयर लाइक इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलोसोफर्स। ठीक है, जैसे रोस्यू था, हाँ, और जॉन लॉके था, है ना, इन सब से प्रभावित था इनके थिंकिंग से ये लोग। और फिर इन्होंने डिमांड किया कि भाई एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी को खत्म करो, बर्थ बेस्ड राइट्स को, प्रिविलेजेस को खत्म करो, एंड मेरिट सिस्टम को लेके आओ। ठीक है, मेरिट बेस्ड होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ठीक है, मोनार्की नहीं होनी चाहिए, मोनार्की को खत्म करो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये सब हो रहा था। तो लिबरल नेशनलिज्म यही था कि भाई इसके इसके तीन मीनिंग हो सकते हैं, मतलब तीन अलग अलग सेक्शन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी चीज़ को हम तीन सेक्शन में बांट सकते हैं। एक उसका सोशल वैल्यू हो सकता है, एक उसका इकोनॉमिकल हो सकता है, और एक उसका पॉलिटिकल हो सकता है। ठीक है, सो पॉलिटिकल में हम कह सकते हैं लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था, इनका जो सोच था, इनका जो मांग था, वो ये था कि सभी को राइट टू वोट हो, सभी को, या एटलीस्ट थर्ड स्टेट वाले को तो होना ही चाहिए सभी को ना, यही तो उनका डिमांड था। बट मिलना तो, लेकिन इनका भी डिमांड अधूरा था भाई। ठीक है, क्योंकि वुमेन के लिए ये भी कभी नहीं ना मांगे ना मांग रहे थे। ठीक है, तो वुमेन्स को कभी मिला भी नहीं। इकोनॉमिकल में बहुत सारे थे, जैसे ट्रेड बैरियर्स को हटाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हटाया, इंपोर्ट ड्यूटी हटाया, इंपोर्ट ड्यूटी बोलना, इंपोर्ट ड्यूटीज को हटाया, हटाओ। हाँ, वेट, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर करो, जो कि बहुत प्रॉब्लम था। कॉमन करेंसी, यस, कॉमन करेंसी। ठीक है, और सोशल में था एक कॉमन, हाँ, कॉमन लैंग्वेज आना चाहिए, सर्फडॉम हटना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, और ये तुम्हारा फ्यूडलिज्म खत्म होना चाहिए। ठीक है, सो ये सब था तुम्हारा लिबरल नेशनलिज्म का मतलब। ठीक है, बट इसमें एक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, लिमिटेशन था, वो क्या था? सफरेज का। इसका जो लिमिटेशन था वो था सबसे बड़ा सफरेज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सफरेज? राइट टू वोट। राइट टू वोट का हम लोगों ने पूरा हिस्ट्री देख लिया इनका। वुमन को तो खैर 1948 में फ्रांस में मिल रहा है, ठीक है, मतलब बहुत बाद में। वुमेन्स को तो, वुमेन्स को तो कभी मिला ही नहीं वोटिंग का अधिकार। मैन को भी हमने देख लिया कि जब स्टार्टिंग इन्होंने किया फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इन्होंने केवल 25 साल से ऊपर और रिच लोगों को दिया। थोड़े समय के लिए जैकोबिन जब आया तब 21 साल से ऊपर एंड ऑल मैन को दिया। फिर नेपोलियन आया तो नेपोलियन ने फिर से 25 साल से ऊपर एंड रिच सेम वाला कंडीशन अप्लाई करवा दिया, और फिर यही सब चलते रहा। ठीक है, बाद में, हाँ, फिर बाद में ये चीज चेंज हुआ, फिर से 25 साल जो था ना, ये चेंज हुआ है तुम्हारा, जब हुआ 1930 में, जब हुआ, नहीं 1930 नहीं बल्कि 1948 के रिवॉल्यूशन में, वहां पे सभी मेन को, ऑल मेन को मिला फिर से हक। वो हम लोग देखेंगे आगे। ठीक है, 1948 में मिला। 1930 में भी एक रिवॉल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसमें ये नहीं मिला, लेकिन 1948 वाले में मिला फिर से। क्या हो गया?
कब्जा कर लिया फ्रांस। अरे 1948 और 1930 में क्यों लिख रहा हूँ यार, 18, ये अभी 1800 में ही चल रहा है, सॉरी दिस इज नॉट राइट। अब लगता है आया। आधा घंटा बाद कितना टाइम लगा? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। 1830 में एक रिवॉल्यूशन हुआ है, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन 1848 में जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें इन लोगों ने फिर दिया था। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे, ये अभी रहने देते हैं, अभी इतना तक, आगे देखेंगे और क्या क्या है। कुछ नहीं, अभी स्टार्ट करें, लिबरल नेशनलिज्म से स्टार्ट किया हम लोगों ने, ठीक है। व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? तो लिबरल नेशनलिज्म न्यू मिडिल क्लास था, और ये सब था उनका सोच मांग और जो उन्होंने लिया था, ठीक है, जिसमें एक सबसे बड़ा लिमिटेशन था सफरेज का, है ना। सो ये है तुम्हारा। और इसमें यदि तुमसे पूछा तो तुमको बताना भी पड़ेगा थोड़ा सा कि जैसे सबसे स्टार्टिंग में क्या किया था, 25 साल और रिच को दिया था इन्होंने। उसके बाद जैकोबिन क्लब आया, तो जैकोबिन ने 21 साल से ऊपर सभी मैन को दे दिया था। लेकिन फिर नेपोलियन आया तो फिर से 25 साल एंड ऊपर को ही दिया, मतलब फिर से उसने चेंज करके बैक टू पेविलियन कर दिया। और वुमन को तो कभी नहीं मिला था, वुमन को तो 1948 तक नहीं मिला वोटिंग का अधिकार, ठीक है। और इकोनॉमिक स्फेयर में क्या होता है वो तुम ये सब लिख सकते हो कि ट्रेड बैरियर्स को हटाना, इंपोर्ट ड्यूटीज को हटाना, स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर, कॉमन करेंसी, है ना। तो ये सब वो सब किए, तो दिस इज नोन एज, पूरा का पूरा ये तुम्हारा हो गया लिबरल नेशनलिज्म। क्या है लिबरल नेशनलिज्म? और फिर अब बात कर रहे हैं ये लोग, 2.3 पॉइंट है, अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। ये अब थोड़ा सा बदलाव आएगा फ्रांस में, ठीक है, थोड़ा नहीं बल्कि काफी बदलाव आने वाला है अब। सो कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, ठीक है। तो ये क्या था, ये कुछ आइडिया हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा बात किया है कंजर्वेटिज्म पे, क्या था इसका मतलब, क्या होता है कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? लाइक किसी चीज को बचा के रखना, प्रिजर्व करना। हाँ, तो मतलब बेसिकली इसका मतलब होता है यार, पुराने ख्यालात का, ऐसा कुछ कह सकते हो, पुराने सोच वाला। अब वो दकियानुसी भी हो सकता है, दकियानुसी मतलब अ, जैसे सती प्रथा। अब कोई बोलेगा आज के डेट में कि सती प्रथा अच्छा है, तो वो क्या है, कंजर्वेटिव आइडिया है उसका। और दकियानुसी है, बेकार है, बकवास है। सती प्रथा समझते हो ना? सती प्रथा नहीं सुना है? नहीं। अरे राम 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 राम। सो सती प्रथा क्या था, जिसमें यदि हस्बैंड मर जाता था तो हिंदू औरत को भी उसी के चिता में जल जाना है साथ में। हाँ। यार तुम लोगों को कैसे नहीं पता यार, ये तो पढ़ना है तुम लोगों को, आई थिंक 9th में जरूर पढ़े होगे, नहीं पढ़े थे क्या? आई डोंट नो, मीन्स मुझे भी नहीं पता है कि तुम हिंदी से लोग। हमारे अच्छा, नहीं नहीं, हिंदी नहीं, ये हिस्ट्री है, दिस इज हिस्ट्री। ना, हम लोग का इंडियन हिस्ट्री तो नहीं था। ओ, नेशनलिज्म पढ़ा ही नहीं क्या, इंडियन नेशनलिज्म? ना, 9 में। अच्छा 10 में है होगा, तो चलो ठीक है, अभी पढ़ेंगे आगे। तो ये राजा राम मोहन राय का नाम सुना है क्या? हाँ, राजा राम मोहन रॉय, नहीं इन्होंने ही तो इसको हटाया था, मतलब हटाने में काफ़ी काम किया था सती प्रथा। वरना क्या करते थे, लेडीज़ को भी जिंदा जला देते थे, हस्बैंड मरा तो उसी सेम चिता में। तो ये क्या है, ये सब गंदी सोच है, तुम्हारी पुरानी सोच है, दकियानुसी सोच है, यदि आज भी तुम ये सोच को रखते हो तो, ठीक है। या फिर लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं, है ना, बहुत सारे हमारे यहाँ पे इंडिया में आज भी है ये कि लड़कियां अच्छी नहीं हैं, लड़के केवल अच्छे हैं। और ज़्यादातर तुम देखोगे मवाली और गुंडे कौन होते हैं? तुम ही जैसे लड़के। मान लो तुम लोगों ने पढ़ाई अच्छा नहीं किया तो क्या बनोगे, मवाली बनोगे, बढ़िया सा कुछ कहीं पे जाओगे, पिस्टल उस्टल खरीदोगे और इधर उधर गोली मारोगे, फिर जेल जाओगे। तो बोलने के लिए तो तुमने कह दिया कि लड़कियां अच्छी नहीं हैं, ठीक है, और तुमने बहुत जगह होता है कि लड़कियों को जन्म लेते के साथ ही मार दिया जाता है। हाँ, इट्स अ ट्रू, इसको कहते हैं गर्ल इन्फेंटिसाइड। मतलब जब वो बच्ची जन्म ही लेती है तभी उसका गला घोट दिया जाता है, या फिर उसको कुएं में डाल करके फेंक देते हैं, या फिर उसको जला देते हैं, कुछ तो कर देते हैं। और ये इंडिया में होता है, सबसे ज़्यादा इंडिया में ही होता था, होता है।
अभी भी इतना गंदा सोच है। सो इस तरह के सोच वालों को तुम क्या कहोगे? इन्हीं के लिए ये है कंजर्वेटिव, ठीक है। नाजीज्म। हाँ, तो बेसिकली क्या है कंजर्वेटिव? एक तो हमारे माँ पापा को भी हम कंजर्वेटिव कह सकते हैं, ठीक है, जो ये सोचते हैं कि नहीं बड़े लोगों का पैर छूना चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, तो वो भी है कंजर्वेटिव। तो लेकिन तो लेकिन वो क्या है, एक लिमिटेड कंजर्वेटिज्म ठीक है, बट बहुत ज़्यादा जब तुम उसी पुराने सोच पे एकदम स्टिक हो जाओगे ना, समय के साथ तुम अपने आप को चेंज नहीं करना चाहोगे, अच्छा नहीं बनने की कोशिश करोगे, तब तुम खराब हो जाओगे, है ना। यू विल बी अ स्पॉइल्ड पर्सनैलिटी। सो कंजर्वेटिज्म मतलब हमें समझ में आ रहा है कुछ तो यहाँ पे पुराने सोच की बात हो रही है, वो हावी होने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो 1815 में ऐसा क्या हुआ था? नेपोलियन मारा था। नेपोलियन हारा था। और नेपोलियन, आर्मी से। हाँ, और नेपोलियन पावर में कब आया था? नेपोलियन आया था कुछ 1795। 1797 वगैरह से इसने हाँ, तो उसने वॉर शुरू की। अपना स्टार्ट कर दिया था। 1804 में ये अपने आप को इसने वहाँ का एम्परर घोषित कर दिया। बेसिकली ऑथोरिटेरियन कह लो इसको या फिर डिक्टेटर कह लो, एंड जिसको नेपोलियनिक कोड कहते हो तुम। वो वही निकाला था। हाँ, नेपोलियनिक कोड जो है, 1815 1815 में वाटरलू में हार गया था। हाँ, वाटरलू में ये हार गया। किन से हारा? प्रूशिया, रूसिया, रशिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया एंड इंग्लैंड, इनसे ये हार गया, ठीक है। और प्रूशिया कुछ नहीं, जर्मनी जो था ना, जर्मनी को ही प्रूशिया कहते हैं। ये जर्मनी बहुत सारी कंट्रीज तो वैसे ही थी ना, टेरिटरी थी, कोई कंट्री नेशन तो था ही नहीं पहले, सब तो टेरिटरी था। मिड मिड ऑफ द 19th सेंचुरी में सब यूनाइट हुआ। हाँ मतलब यस 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 1871 में ये हुआ जर्मनी, और 1861 में इटली हुआ था, ठीक है, वो भी पढ़ना है हमें, तो ठीक है, वॉट एवर। सो प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, यहाँ पे सब जगह तो मोनार्की थी। उसको मार देता हूँ। मतलब उसको मर्डर कर दिया। किसको? अरे नेपोलियन वॉर किसका करेगा? अब मुझे वो नहीं पता इन्होंने मर्डर कर दिया या नहीं कर दिया। मर्डर नहीं किया था बेसिकली, जब हार गया, नहीं नहीं नहीं, एग्जाइल में वो चला गया खुद से नेपोलियन। एग्जाइल का मतलब होता है वो एकांत, कहीं अपने आप से वो ही वॉज लाइक डिमोरलाइज्ड कह लो, या जो भी था, डिप्रेशन में चला गया और एग्जाइल में वो चला गया था, मतलब दूर कहीं ऐसे ही देश निकाला कह लो, है ना, तो एग्जाइल उसको मिल गया। हाँ, ठीक है। तो इन देशों ने जब इसको हराया, और इन देश में क्या चल रहा होगा? मोनार्की चल रहा था, और यहाँ पे तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की था। तो इनका, तो हाँ, तो इनका क्या सोच था कि बॉस, जो किंग होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो प्रीस्ट होते हैं, जो कॉन्वेंट्स होते हैं, अच्छे लोग, ये सब ठीक होता है, अच्छा होता है, और ये होना चाहिए, ठीक है। मतलब इनका ये सोच था, तभी तो इनका राज चलेगा। बट इनका था कि ठीक है, लेकिन जो नेपोलियन ने किया है कम से कम कुछ अच्छी चीज़ें, जैसे उसने सर्फ डॉम को हटा दिया, उसने फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया, तो ये हटे रहने दो, ठीक है, बट इनको फिर से इंस्टॉल करो, इनको फिर से लेकर के आओ। मतलब क्या लेके आओ? मोनार्की लेके आओ, ठीक है। तो फ्रांस में आ गया फिर से कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, समझे। और यहां पे इन्होंने, अच्छा वो किंगडम कौन सा था? लुई 16 कौन से किंगडम से था? लुई 16, हाँ, फ्रेंच किंगडम। अरे उसको फ्रेंच किंगडम ने, फ्रांस का तो था ही, लेकिन कौन से किंगडम, ये मैंने बताया नहीं था। नहीं रे, कुछ भी, कुछ भी जो मन में आएगा बोल देंगे। एक बिस्किट खाए हो क्या? बहुत बढ़िया बिस्किट होता है, थोड़ा सा महंगा बिस्किट है, अच्छा बिस्किट है। बिस्किट किस चीज का बना रहता है? मैदे होगा और चीनी वीनी डालेगा, और क्या डालेगा? नहीं, ये, हाँ, ये सुना है, तो बर्बन बिस्किट सुना है ना, तो वो, अरे चीनी तो होता है, छोड़ो ना उसको। तो वो बर्बन किंगडम का था, समझे। तो इसको तो हटा दिया था इन लोगों ने, जो ये रिवॉल्यूशनरी थे, थर्ड स्टेट वाले। हाँ, तो फैमिली को तो मार दिया। नहीं, वो तो हो गया था, लेकिन उसकी फैमिली के और भी तो लोग होंगे ना, कोई चाचा भतीजा, समवट समवट कोई तो होगा। तो फिर से बर्बन फैमिली को इन लोगों ने बैठा दिया इन
फ्रांस के इसमें, ठीक है, और मोनार्की को कर दिया इस्टेब्लिश, ठीक है, मोनार्की को फिर से इस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा, नेपोलियन जो था वो कोई बहुत अच्छा तो था नहीं भाई, मतलब अच्छा था इन द सेंस कि उसने एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो अच्छे किए थे, नहीं बहुत सारे देश क्या बोल रहे थे कि हाँ भाई ये क्या, अच्छा कल आ जाएंगे 2 बजे। हाँ ठीक है, जैसे हार्बिंजर, कल 2 बजे क्यों आओगे? सर कोई कल कंप्यूटर नहीं है, पढ़ाई नहीं होगा कंप्यूटर पर। तो छुट्टी हो जाएगी, नहीं मतलब पढ़ाई नहीं होगा, स्कूल है नहीं। तो फिर अच्छा वो बुक ले जाओगे, दोपहर। हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सो हाँ कहाँ पे थे, हाँ सो हिट कहाँ पे थे यार, क्या बात कर रहे थे हम लोग, नेपोलियन, ठीक है। सो नेपोलियन जो है तुम्हारा वो कोई बहुत बढ़िया तो था नहीं, वो भी तो तेरा डिक्टेटर ही था। तो उसने क्या किया था, कुछ तो उसके बारे में क्या था, थिंकिंग क्या था लोगों का, कि पहले तो उसको हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी मान रहे थे, लेकिन बाद में उनको रियलाइज हुआ कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव तो ठीक है चीज़ें, फ्यूडल सिस्टम को हटा रहा है, कॉमन वेट एंड मेजर्स लेके आ रहा है, कॉमन लैंग्वेज लेके आ रहा है, मतलब ट्रेड व्रेड में सब बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, फ्यूडल सिस्टम ठीक है, लोगों को हक भी थोड़ा मिल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें खराब हैं। कौन कौन सी चीज़ें खराब कर रहे थे वो, नेपोलियन ने क्या क्या खराब किया था? पहले तो मतलब वॉर पर अपना वो कर रहे थे। लिखा तो नहीं तुमने भी, इसीलिए तुम भी हो गए पट्टी। तो नेपोलियन का जो खराब था, जिसके कारण वो खराब मान रहे थे लोग, सबसे पहला था उसका, उसने भी सेंसरशिप किया था, मतलब बोलने पे, न्यूज़पेपर पे, इन सब पे रोक लगाई थी उसने भी। दूसरा था समझ के बोलो। हाँ कॉन्स्क्रिप्शन, कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब Conscription है। यहाँ भी पट्टी, कुछ नहीं कुछ नहीं ध्यान में है तुम लोगों को, तुम भी लिखते नहीं हो, तुम्हारा भी खत्म है कहानी फिर ना। तो तुमने वीडियो देखा है, इसका मतलब रात को 1:30 बजे मोबाइल तो देख रहे हो लेकिन वीडियो नहीं देख रहे हो, जबकि एक वीडियो आ गया है 10th का तुम लोगों का, वो देख लेता ना, तेरा सारा क्लियर हो जाता, ठीक है, मत देखो यार, मेरा क्या है। और कॉन्स्क्रिप्शन था तेरा कि मिलिट्री में सभी को आकर के सर्विस देनी है, और एक टैक्स तो बढ़ा ही रहा था। तो ये जो काम किया था नेपोलियन ने, यही सेम काम ये लोग भी कर रहे थे। कौन? कंजर्वेटिस्ट लोग, ठीक है, ये लोग भी वही सेंसरशिप सबसे ज़्यादा कर रहे थे। ये सेंसरशिप, किसी को कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं बोलना है, न्यूज़पेपर्स वगैरह पे तो सब पे इनका एकदम हाई कंट्रोल था। मैं न्यूज़ में उस पेपर ही डाल दूँ। हाँ खाली पे। हाँ, तो सेंसरशिप था, ठीक है, उनका भी बहुत ज़्यादा। और मतलब लेकिन जब ये कंजर्वेटिज्म चल रहा था, ये सब जब चल रहा था इनका, तो ये जो रिवॉल्यूशनरी थे वो तो शांत नहीं रहेंगे, वो तो अपना कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर रहे थे। अच्छा, जब ये लोग पावर में आए, इन्होंने नेपोलियन को हरा दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, तो दो चीज़ें होती हैं क्या, एक तो होता है रिवॉल्यूशन, और रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में क्या होता है फिर? रिवॉल्यूशन के अगेंस्ट में। रिप्रेशन। हाँ। जब वो लड़के कहते हैं राजवा जैसा। हाँ, रिप्रेशन का मतलब क्या है? लेकिन उसको शांत करने। दबाना, शांत नहीं, दबा देना, फोर्सफुली, टू फोर्सफुली स्टॉप समथिंग, रिप्रेशन। और रिवॉल्यूशन, तो रिवॉल्यूशन कौन करेगा? जो ऑप्रेस्ड है, हाँ। जो दबा हुआ है, वो रिवॉल्यूशन करेगा, जो थर्ड स्टेट वाले थे। और जो ऑप्रेसर है, मिडिल क्लास। हाँ, थर्ड स्टेट। जो करने वाला नहीं, जो एरिस्टोक्रेट, वो ऑप्रेशर होगा, वो दबा रहा है लोगों को, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे? रिप्रेशन करेंगे इनके ऊपर, रिवॉल्यूशनरी के ऊपर। तो इसके डर से ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, ये जो रिवॉल्यूशनरी थे वो अंडरग्राउंड हो गए, और वहाँ पे अंडरग्राउंड होकर के ये लोग छुप छुप करके इधर उधर मीटिंग करते थे और अपने प्रोपेगेंडा को फैलाते थे। जिसमें से एक जो सबसे फेमस नाम उस समय आया था बाहर, वो कौन था? इटली का था एक बंदा, इटली का। हाँ, नहीं पढ़ा हमने। गिसिप मजीनी, ऐसे ही नाम था ना, और फ्रांसीसी। गिसिप मजीनी, GIUSSEPE और MAZZINI, ठीक है। तो ये एक था बहुत फेमस बंदा इटली का,
इन्हीं थर्ड स्टेट टाइप के लोगों में से ये भी था जो कि काफ़ी आवाज़ उठा रहा था इनके खिलाफ, कंजर्वेटिस्ट लोगों के खिलाफ, ठीक है। और ये सभी लोगों को क्या कर रहा था, मोटिवेट कर रहा होगा कि भाई कुछ करो कुछ करो, है ना। वो शांति से नहीं बैठे, हाँ तो अपने आप इस बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा। हाँ इसको भी जो है ना, ये बंदा जो है, इसको भी 1831 में 1831 में, ये सब चल रहा है तुम्हारा 1815 में ही चल रहा है, और 1831 में इसको भी एग्जाइल में भेज दिया था, देश निकाला पकड़ के, इसको भी एग्जाइल कर दिया था, ठीक है, 1831 में। और इसने दो ग्रुप बनाया था, एक तो था यंग इटली और यंग यूरोप, ठीक है, यंग इटली एंड यंग यूरोप, जिसके थ्रू ये लोगों को इकट्ठा करता था और उनको मिलाता था उनके साथ। बेसिकली कैसा, ये लोग प्लान बनाते थे कि कैसे हम लोगों को तख्ता पलट करना है, कंजर्वेटिस्ट लोगों को, हाँ, ठीक है। सो ये कहानी हो गई यहाँ तक की, ठीक है। सो इसमें एक और पॉइंट है, इसको भी तुम लोग लिख करके बोल सकते हो। एक मेटरनिच करके बंदा है जिसके बारे में यहाँ पे तुमको बहुत बार बताया जाएगा। सो मेटरनिच ने इसको कहा था द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। कौन? इसको, गिसिप मैजिनी को, जिससे मजबूत मेटरनिच। तो मेटरनिच कौन होगा, इसका मतलब सोच लो कहाँ, कौन से टीम का बंदा होगा? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिस्ट लोगों का आदमी था, ठीक है, लिख लेना यार, कंजर्वेटिस्ट, ठीक है। एंड ये बेसिकली था ऑस्ट्रिया का फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। ऑस्ट्रिया में जो ये सब मोनार्क था उसी में ये फाइनेंस मिनिस्टर था। सो मेटरनिच ने इसके बारे में बोला था कि ही इज़ द मोस्ट डेंजरस पर्सन, ठीक है। हमने जो एक सोशल ऑर्डर बना करके रखा है मोनार्की के अंदर, उसको खतरा पहुंचाने वाला सबसे एक बंदा है, खतरनाक बंदा, तो वो ये है, गिसिप मजीनी, ठीक है। सो यही है तुम्हारा, यहाँ तक हो गया 1815 का कंजर्वेटिस्ट के बारे में ये आइडिया हो गया, ठीक है। बाकी इसको पढ़ोगे तो तुमको और बीच बीच की कुछ बातें हैं जो तुमको मिल जाएंगी, जैसे जैसे करो रीडिंग दो, यदि रीडिंग देना है तो कुछ समझ में आ जाएगा तुम लोग को, और एक्स्ट्रा कुछ बात होगा तो बता दूंगा। रूलिंग से फॉलोइंग फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन, थोड़ा जोर से बोलना। मतलब यही सेम वही बातें हो गई जो मैंने बोली है, ठीक है, समझा है? क्या था ये, इसका मीनिंग समझाओ तुम। अब पढ़ो मत, ऐसे बताओ, 1815 में नेपोलियन जब अपने लैंग्वेज में बोलो ना, हाँ एकदम हिंदी नेपोलियन जब ऐसे। हारा उसके बाद से यूरोपियन गवर्नमेंट ड्रिवन बाय स्पिरिट, क्या होगा स्पिरिट, मतलब उस सोच से, ड्रिवन बाय स्पिरिट मतलब उस सोच से प्रभावित थे, किस सोच से? तो बाय द स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिविज्म, के सोच से प्रभावित थे। conservatives believes that established traditional institution of state and society, कंजर्वेटिव जो थे मतलब विश्वास जो थे पुराना दक्यानुशी, ट्रेडिशनल 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 इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जैसे किंग, मोनार्क, प्रीस्ट, कॉन्वेंट, ये सब अच्छा है, ठीक है। स्टेट और सोसाइटी का, like the monarchy, the church social हेरिटेज heritage, नहीं, सोशल हायरार्कीज है, हायरार्कीज है। social hierarchies, हायरार्की का मतलब, हायरार्की नहीं समझते हो? हायरार्की का मतलब एक के बाद एक जो होता है ना, उसको हायरार्की कहते हैं। जैसे मान लो फ्यूडल सिस्टम है, तो फ्यूडल सिस्टम में ये हायरार्की ही है ना, ऊपर यहाँ पे तुम्हारा कौन बैठेगा? किंग, यहाँ पे लॉर्ड्स, यहाँ पे नाइट्स, नाइट्स या बिग फार्मर्स, और यहाँ पे पीजेंट्स, सर्फ, ये सब बैठेगा। सो दिस इज हायरार्की ना, हायरार्की सोशल ऑर्डर है ना, कौन ऊपर कौन नीचे है। like मतलब monarchy जो चर्च वाले थे, यस, और social heritage, यही सब, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली, property and the family should be preserved, मतलब उनको रख दिया गया, मतलब बचाना चाहिए, बचाना, शुड बी प्रिजर्व्ड, शुड बी प्रिजर्व्ड,
को बचाना चाहिए. हाँ, should be preserved, है ना. Most conservatives, however, did not propose a return to the society of pre-revolutionary day. However, कैसे भी most conservatives ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे ना, उनका ये था कि भाई प्री रिवॉल्यूशनरी डे मतलब 1789 के पहले वाले इसमें सिस्टम में मत जाओ. तो 1789 के सिस्टम पहले क्या था? 1789 फ्यूडलिज्म था, है ना. तो उसमें नहीं जाना है हम लोग को, उतना भी खराब नहीं करना है, लेकिन ठीक है जाना तो है. मोनार्की तो हम लोग को इस्टेब्लिश करनी है फिर से. सो मोटा मोटा तुम लोग को समझा, मतलब मैंने जो बोला है ना वही है. एंड तुम पढ़ के तो नहीं आए हो, पढ़ द रिवॉल्यूशनरी. फिर देख लो 2.4 में है द रिवॉल्यूशनरी. इसको एक बार पढ़ो. During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after Vienna Congress. वियना कांग्रेस क्या था? जो 1815 में जो नेपोलियन हारा था ना, उसके बाद वियना जो था ऑस्ट्रिया का एक कैपिटल था, वहाँ पे क्या कहते हैं मीटिंग रखा गया. यस, यही लोग मीटिंग में थे, यही जो कंट्रीज थे जिन्होंने हराया था. प्लस यूरोप का थोड़ा एक मैप डिजाइन किया गया था न्यू. उसके क्या कहते हैं फिर फ्रांस पे वापस मोनार्ची लाने के बाद से और फ्रांस के पूरा घेर दिया गया था, उसके अगल बगल में और भी इसको बना दिया गया ताकि फ्रांस के लोग बाहर फिर से नहीं निकल पाए. जैसे नेपोलियन क्या कर रहा था, बाहर जा करके अपना टेरिटरी को एक्सपैंड भी कर रहा था और अपने थिंकिंग को फैला भी रहा था ना. तो इसके लिए उसने ऐसा किया था उन्होंने. ठीक है. सो यहाँ पे ये समझ में आया पहला सेंटेंस. ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फियर ऑफ रिप्रेशन ड्रोव मेनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड. मतलब जब 1815 के बाद का जो कुछ साल था जो रिवॉल्यूशनरी था, मतलब वो सब कहते हैं एकदम छुप गया डर से कि हमें मारा जाएगा. लोग को दबा के ना रखे. बिल्कुल. कोई नहीं, अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो. फर्स्ट पैराग्राफ वही सब है जो तुमने बोला अभी. One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Genoa in 1807. He became a member of the secret society of Carbonari. As a young man of 24, he was sent into exile in 1831 for attempting a revolution in Liguria. He subsequently founded two more underground societies. First, Young Italy in Marseilles and Young Europe in Burney. ठीक है. Whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy, and the German states. Mazzini believed that God had intended nations to be the natural units of mankind. हाँ, मतलब मजीनी का क्या था, मजीनी का थिंकिंग क्या था कि जो था ना, हाँ कंट्रीज को बनाया यूनिट था. यस, कंट्रीज को एज अ यूनिट बना था मैनकाइंड. हाँ, कि जैसे इटली एक कंट्री होनी चाहिए, जर्मनी एक कंट्री होनी चाहिए, फ्रांस एक कंट्री होनी चाहिए, एक मतलब एक पूरा एक मैनकाइंड के लिए एक अलग कंट्री भगवान ने बनाया ऐसे करके. लेकिन हम लोगों ने क्या किया, या लोगों ने क्या किया है, ये इसको कुछ इसका यहाँ का इसने नोच लिया, इसने इसका यहाँ का कहीं का नोच लिया, इसने इसका नोच लिया, इसने यहाँ हाँ कहीं ना कोई किसी ना सब ने किसी ना किसी का नोचा हुआ था. सो बेसिकली उसका वही था कि भाई एक होना चाहिए, कंट्री एक होनी चाहिए, हमारी नेशन होनी चाहिए, यूनाइटेड नेशन होनी चाहिए वो. ठीक है, ठीक है, आगे. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. This unification alone could be basis on the Italian liberty. Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland, and Poland. Mazzini's relentless opposition to monarchy and his vision of democratic republics
frightened the conservative. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. ठीक है, सारी वही बातें हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहां पे आ गया द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। सो एज ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, ये चल रहा है तुम्हारा 1830 से लेके 1848 तक, ठीक है। मेनली फ्रांस, बट और भी कंट्रीज हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, जहां जहां पे कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है। इसमें मौत हो गई। हाँ, सो ये जो रिवॉल्यूशनरी है ना, इन्होंने सबसे पहले फ्रांस में एक क्या किया, एक अटैक किया, अपराइज कह लो, अटैक कह लो, ठीक है। एंड हाँ, वहां पे जो बर्बन फैमिली बैठी हुई थी, उसका जो मोनार्क था, मोनार्की सिस्टम था, उसको हटाया और वहां पे एक किंग को ही बैठाया, लेकिन लुई फिलिप को बैठाया, एक बंदा। और वहां पे उन्होंने फिर से क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को इस्टेब्लिश कर दिया, ठीक है। तो इसके बारे में भी मेटरनिच जो था ना, मेटरनिच कौन था, ऑस्ट्रिया का फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, तो इसने बोला कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है आज के दौर में जहां पे यदि छींक भी आएगी उसको, फ्रांस को, तो पूरे यूरोप को कोल्ड हो जाएगा, मतलब उसका वायरस सब जगह फैल जाएगा, मतलब उसका इफेक्ट सब जगह फैल जाएगा, ठीक है। ये इसने स्टेटमेंट दिया मेटरनिच ने, ठीक है। और हुआ भी वैसा ही कुछ। वहां पे क्या हुआ, जैसे एक बेल्जियम थी, बेल्जियम भी नीदरलैंड्स के अंदर थी, तो नीदरलैंड से उसने भी वहां पे जाकर के, बेल्जियम ने भी नीदरलैंड के अगेंस्ट में खड़े होकर के ये किया, रिवोल्ट किया। उसके बाद सबसे बड़ा था तुम्हारा पोलैंड, ईस्ट में पोलैंड के ऊपर पूरा कब्जा था तुम्हारा रशिया का, रशिया और थोड़ा जर्मनी। हाँ। तो यहाँ पे जैसे रशियन लैंग्वेज ही बोला जाता था ज़्यादातर, हर जगह फोर्सफुली रशियन ही बोलना पड़ता था पोलैंड में। तो यहाँ पे भी इन सब को देख करके यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे लोगों ने इनके अगेंस्ट, हाँ, और पॉलिश बोलना और प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया। वहाँ के जो प्रीस्ट थे ना, उन्होंने ज़्यादातर ये सब में एक्शन लिया कि इन्होंने पॉलिश में ही बोलना स्टार्ट किया, और लोग तो गैदरिंग करते ही हैं ना, चर्च में आते ही हैं, तो वहाँ पे अपने आइडियाज़ को उससे फैलाने लगे वो लोग, ठीक है। अब इसको एक बार एक और, हाँ, ग्रीस, इसी में ग्रीस का भी कहानी है फिर। ऑटोमन एम्पायर। हाँ, ग्रीस के ऊपर तो ऑटोमन एम्पायर का बहुत सालों से कब्जा था। सो ग्रीस पहले से ही लड़ रहा था, और लगभग 1831, हाँ, वो उस समय स्टार्ट कर दिया था लगभग उसने, और 1831 या 32 में वो भी उसने ऑटोमन को हरा दिया। बेसिकली क्या हुआ देखो, यहाँ पे जो रिवॉल्यूशनरी थे, उन लोगों ने आवाज उठाई कि भाई मोनार्की के अगेंस्ट में होनी चाहिए। तो ऐसा तो है नहीं कि वो लोग छोड़ देंगे, नेशनलिज्म का मतलब है क्या, सभी को एक जैसा होना चाहिए, सभी को एकजुट होना चाहिए। तो उनका कहना था कि ग्रीस जो है ना, दिस इज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब, बहुत बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप। नहीं, झूला, पालना जो होता है ना, पालना, पालना ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब कहा भी जाता है सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी वो ग्रीस से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो हैं, इजिप्ट से शुरू हुआ। नहीं मतलब ठीक है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे सिविलाइजेशन जो ग्रीस का है ना, ग्रीस, यूरोप का जो सिविलाइजेशन है वो मोस्टली तुम्हारा ग्रीस से ही स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ग्रीक माइथोलॉजी वैसे भी बहुत फेमस है, सबसे पुराना और सबसे फेमस ग्रीक माइथोलॉजी। सो लोगों ने कहा कि यार ये हमारे लिए क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन है, इसको भी फ्री होना चाहिए। एंड ये मुस्लिम एम्पायर था, तो यहाँ पे भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसका साथ दिया, ग्रीस का, और फिर ये भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। यस। और ये ऑटोमन मतलब कौन थे, तुर्की। टर्की, तुर्क्स, ठीक है। इसमें कुछ लिखना है, लिख लो।
और ये जो आज़ाद हुआ ग्रीस, इसको कहते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, ऑफ 1832, जिससे वो क्या लिखा है? कौन सा किंग लुइस फिलिप के नीचे हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, सर वो लुइस लिखा है ना, हाँ LOUIS, लास्ट में एस है ना। यस यस, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या हुआ? लाइक राजा रहने वाले ने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से थोड़ा मतलब बहुत सजा, उसका पावर कंट्रोल्ड होगा बाय कॉन्स्टिट्यूशन। वो अपना ज्यादा मन मर्जी करे तो उसको रिटर्न पे चढ़ा देगा। यस, और उसके मेटर मेटरनिच जो है वो तुम्हारा था ऑस्ट्रिया का फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ पे बोल रहे हो? मेटर नीच है ना, एरो दिए हैं ना। हाँ अरे वो मतलब वो तो खैर मैंने एक बात बताया कि बेल्जियम भी नीदरलैंड के अंदर था, तो बेल्जियम ने नीदरलैंड से लड़ाई कर ली कि हमें भी आज़ाद करो। और मेटरनिच का कहना था यहाँ पे कि इफ फ्रांस sneezes, whole Europe catches cold, ठीक है, यदि फ्रांस को छींक आई तो पूरा का पूरा यूरोप को ठंड लग जाएगी, ठीक है, मतलब वायरस फैल जाएगा उसका, लोग मोटिवेट हो जाएंगे ना उससे, और फिर उन्होंने किया वही, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सो ये क्या हुआ अभी तक, क्या हो रहा है बताओ? 1830 तक क्या हुआ है? 1830 तक रुक जाओ इसको बताने दो, इसको भी समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। 1830 से 1830 तक, 30 से तुम क्या बताओ पाओगे, 30 तक बताओ। फ्रेंच में रिवॉल्यूशन कब आया? कब आया? 1789। ठीक है, अब फ्रांस के बारे में बताएंगे क्या क्या हुआ था? हाँ बताना पड़ेगा, तभी तो, मुझे नहीं बताना है, क्वेश्चन जब पूछेगा तब तो लिखना ही पड़ेगा नया तुमको। राजा फिर बना उसी समय 1789 में, शायद 1789 में राजा तो वही रहा, लुईस XVI। लुईस 16 ही था, जब तक उसको मरवाया नहीं। किसने उसको मरवाया? जैकोबिन। और जैकोबिन किसके अंदर था? मतलब जैकोबिन क्लब किसकी आइडियोलॉजी पे चल रहा था? जो हेड कौन था? जो खुद भी आया, कुछ दिन राज किया उसने, लेकिन उसका भी गला कट गया। नहीं, मोनार्की, रॉबस्पियरी। मोनार्की कहाँ मेरे भाई, मोनार्की कहाँ? इसीलिए तो हम कह रहे हैं तुमको कि तुम इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग वाले में भी हमको डाउट है, तुम सॉफ्टवेयर कैसे बनाओगे भाई? समझ ही नहीं आता। कहे नहीं, अच्छा कैसे नहीं, अच्छा तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जिसका शुरुआत से कमजोर रहेगा उसका शुरुआत से इसमें कोई मतलब है क्या? इसमें कुछ पीछे का है ही नहीं, मैंने कुछ पीछे का तुमको बताया ही नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या फिर कुछ भी और, जैसे मैंने कुछ बात ही नहीं करी है ये। और ये एक्चुअल में ना उनसे भी पहले की बात हो रही है, समझ रहे हो? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो बाद की बात है, 90s में हो रहा है। 1915 में तुम्हारा 1914 में होगा तुम्हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और 1939 में जाकर के होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो वो तो बहुत बाद की बात है, मैं तो उसकी बात भी नहीं कर रहा। ये तो भैया दुनिया तुम्हारा पहले चेंज कहाँ से होना स्टार्ट हुआ है उसकी बात है। इसमें कुछ मुझे हिस्ट्री बताने की जरूरत भी नहीं है कि तुम लोग को, क्योंकि यहीं से कह लो हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है एक तरह से, यूरोप की हिस्ट्री। मेटरनिच, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रिया, एक्सप्लेन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रांस ऑन यूरोप बाय द सेंटेंस, इफ फ्रांस स्नीजेस देन होल यूरोप विल कैच कोल्ड। यस, ठीक है ना, अच्छा लिखा है। और इसी को तुम बीच में घुसा भी सकते हो, जैसे मान लो तुमसे पूछ रहा है
कि ये जो 1830 से 1848 का जो पीरियड है, या फिर जब फर्स्ट अपहेविल, हाँ 1830 में, हिस्ट्री में तो लंबा लिखना ही पड़ेगा। हाँ तो वहाँ पे तुम मैटरनिच का घुसा सकते हो, हाँ। ठीक है, इसी से तो पॉइंट्स मिलते हैं फिर तुमको, ठीक है, चले। और यदि ये बोला कि मैटरनिच का जो पॉइंट था कि इफ फ्रांस स्नीजेस होल यूरोप कैचेस कोल्ड, तो इसका एविडेंस क्या है, तो एविडेंस में क्या दोगे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नहीं रे बाबा, फ्रेंच में तो हुआ ही, फ्रेंच ने तो किया ही, फ्रेंच ने तो बर्बन फैमिली को हटाया और लुई फिलिप को बैठाया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की किया, लेकिन तो यहाँ पे काम हुआ, मतलब इसको यहाँ पे कोल्ड पकड़ा, ठीक है, तो इसने स्नीज किया, मतलब इसने छींका, ये छींक हुआ यहाँ पे फ्रांस का, तो कोल्ड पकड़ा यूरोप को, तो इसके में क्या क्या एग्जाम्पल दोगे, कहाँ कहाँ कोल्ड पकड़ा, इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ गया, कि वहाँ भी कुछ कुछ हुआ, रिवॉल्यूशन हुआ? बेल्जियम में, बेल्जियम, उसने क्या किया? बेल्जियम ने रिवोल्ट के नेदरलैंड्स के अगेंस्ट उसको इंडिपेंडेंस मिला, तो वहाँ पे थोड़ा वो गवर्नमेंट का फॉर्म किया। और दूसरा? तो उसके बाद ग्रीस में ऑटोमन के खिलाफ, उसके बाद पोलैंड में रशिया के खिलाफ। बस इतना बोल दो, हो गया काम खत्म। पॉइंट्स हमको, अपने को पॉइंट्स चाहिए, मिल जाएंगे अपने को पॉइंट्स, तुम समझ रहे हो आदि? ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कुछ रोमांटिक सोच है, सोचा है, प्यार भरा सोच और अभिव्यक्त है देश के प्रति, जैसे राष्ट्रीय भावना। यस 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 यस, ऐसा ही कुछ है, ठीक है भाई। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग, रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब एक ऐसा प्यार भरा कुछ, रोमांटिसिज्म जो है ना, वो रिवॉल्यूशन, कहीं का भी रिवॉल्यूशन हो उसमें ये रोमांटिसिज्म आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये है भाई कि हम साइंस और लॉजिक के थ्रू हम नहीं लड़ रहे हैं, लड़ना है हमें साइंस एंड लॉजिक। साइंस एंड लॉजिक का मतलब क्या हो गया, कि जैसे फ्यूडलिज्म खराब है, तुम्हारा बाय बर्थ मिलता है सबको राइट्स, है ना, मेरिट पे किसी को राइट नहीं मिल रहा है, मेरिट हैज, मान लो, नो वैल्यू। मेरिट मतलब क्या है? मेरिट मतलब अब जैसे तुम्हारी दक्षता, तुम कितने स्मार्ट हो पढ़ाई में, या तुम कितना कुछ काम कर सकते हो, वो तुम्हारा मेरिट है, ठीक है। तो नहीं कर सकते तो डीमेरिट। हाँ, जैसे तुम्हारा डिमेरिट क्या है, तो तुम क्लास में रह के भी क्लास में नहीं हो, इज योर डिमेरिट। तो देखो, तो तुम वही पूछे जो तुम यहाँ पे फिट बैठ गया। तो देखो, एक तो हो गया साइंस एंड लॉजिक से, जो ये काम कौन कर रहे थे, रिवॉल्यूशनरीज लोग कर रहे थे, ठीक है, जैकोबिन क्लब हो गया, ये नेपोलियन हो गया, ये जो अब कर रहे थे गिसिप मजीनी वाले लोग जो थे वो कर रहे हैं। लेकिन एक और सेक्शन था लोगों का जो क्या कर रहे थे, हाँ, जैसे वो इमोशन समझते हो, भावना, तो लोगों के भावना को समझ रहे थे और अपनी भावना को उनके साथ मिला रहे थे, इमोशन, फीलिंग। अब होगा क्या, मान लो तुम्हारे यहाँ कोई है इलिटरेट, पढ़ा लिखा नहीं है, और तुमने पैम्पलेट बना लिया पूरा बढ़िया है, उसमें इंग्लिश लिख दिया है, स्पेनिश लिख दिया है, फ्रेंच लिख दिया है कि भैया हम लोग को एकजुट होना है, कल के डेट पे चाय के टपरी पे आना है और सीधा वहां से बेस्टाइल पे जाके अटैक करना है। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है वो बेचारा आया था केवल चाय पीने के लिए, वो क्या करेगा, चाय पिएगा घर चला जाएगा, ठीक है। तो इसके साथ तुम कैसे कनेक्ट करोगे, हाँ, तो इसके साथ तुम नेशनलिज्म को कैसे मिलोगे यार, यूनाइट कैसे करोगे, तुम बताओ कैसे करोगे, तुम सोचो। एक इलिटरेट पर्सन है, इलिटरेट समझते हो क्या होता है, तो इलिटरेट के साथ कैसे तुम अपना वो करोगे, अपनी फीलिंग शेयर करोगे और उसको बताओगे, अपना कहानी बताएंगे पढ़ाई के बारे में, कैसे बोलोगे, फ्रेंच में बोलोगे, लिख के बताओगे, या पहले उसको जो लैंग्वेज होता है उसमें पहले से बात करने का ट्राई करिए, यस, उसके साथ अपना इमोशन मैच करेंगे। बिल्कुल। सो बेसिकली तुम यूज करोगे उसके साथ यार वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर क्या होता है,
अपना राष्ट्रीय भाषा। राष्ट्रीय भाषा नहीं, मतलब जो बोली जाने वाली लैंग्वेज है वहाँ की, है ना। जैसे मान लो यहाँ की हिंदी है, अब तुम, या फिर भोजपुरी है कहीं की, अब तुम उनके साथ भोजपुरी में नहीं बोल करके हिंदी बोलोगे ना, वो बोलेंगे क्या बोल रहा है पता नहीं यार, ठीक है। हाँ, तो इसके लिए वर्नाकुलर लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस लैंग्वेज में जब तुम वहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फोक सॉन्ग बनाओगे, कुछ स्टोरी बनाओगे, और फोकलोर जैसे दंत कथाएं, पौराणिक कथाएं जो होती है ना, उनको फोकलोर कहते हैं। जैसे रामायण हो गया हमारे यहाँ, उसे कैसा लोग सब एक जगह इकट्ठा होकर बैठते थे, तुम लोग तो खैर नहीं देखे होगे, लेकिन हमारे समय में कैसा था, दूर दूर से लोग आते थे और एक साथ बैठते थे, एक ही टीवी होती थी मोहल्ले में, तो सब आकर के रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है, सब में एक फीलिंग आ रही है कि ठीक है राम भगवान है, मतलब उनको हम लोगों को मानना चाहिए। और कोई यदि राम जी के बारे में कुछ खराब बोलता है तो हम सबको एक साथ उनको रिवोल्ट करना है, अगेंस्ट करना है उसके, ठीक है। तो वैसी चीजें, तो उनको ही फोकलोर कहते हैं, ठीक है। वैसे ही फोक सॉन्ग हो गया, स्टोरी हो गया, तो इन सब के थ्रू जब लोग अपनी बातों को जो पहुंचाते थे ना, उसको हम कहते थे रोमांटिसिज्म, समझे। और कैसे, वर्नाकुलर लैंग्वेज में, क्योंकि उस समय इलिटरेट भी बहुत थे लोग, थोड़ी ना वहाँ पे जो थर्ड स्टेट थे, उनको थर्ड स्टेट में जो पुअर्स थे उनको थोड़ी ना पढ़ाते थे। वहाँ पे तो रिसेंटली आते हैं 10 लाख से, तो ज्यादा लोग तो नहीं होंगे। तो एजुकेटेड भी कौन थे, तो ऊपर वाले थे जो रिच थे, उसमें थर्ड स्टेट में ही जो रिच थे, जो बीच वाले थे, वर्किंग क्लास, वो थे बढ़िया वाले, तो इलिटरेट बहुत थे। तो वहाँ पे वर्नाकुलर लैंग्वेज यूज करके फोक सॉन्ग, स्टोरी, फोकलोर के थ्रू लोग का इमोशन मैच करते थे, रैदर देन यूजिंग साइंस एंड लॉजिक कि हमें ऐसा करना चाहिए, फिर हम ऐसा करेंगे, फिर हम इधर से अटैक, फिर उधर से ये करेंगे। हाँ, और बड़ी बड़ी बातें करके फायदा नहीं है, जहाँ पे जो एकदम नॉर्मल इंसान है उसके साथ छोटी बातें करोगे और आसान बात करोगे तो उसको ज़्यादा समझेगा, है ना। तो ये बात थी तुम्हारी रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग, ठीक है। इसमें जैसे एक दो का कोट तुम लोग दे दोगे। एक था जर्मन फिलोसफर, तो उसने बोला था कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है ना, वो डिस्कवर किया जा सकता है अमंग कॉमन पीपल, ठीक है। जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ठीक है, जोहान गॉटफ्राइड हर्डर, ये एक जर्मन फिलोसोफर है। तो बेसिकली फिलोसोफर ही थे जो ये इस तरह की रोमांटिसिज्म बात करते थे, ठीक है, और उससे लोग कनेक्ट कर पाते थे, है ना। तो फिर, और इसमें ही फिर तुम पोलैंड का एग्जांपल दे सकते हो, बेस्ट एग्जांपल है कि पोलैंड पे जैसे रशियन लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा हावी हो गया था, और उसके बाद वहाँ पे ऑटोक्रेटिक वो रूल कर रहे थे रशियन। लेकिन फिर इन लोगों ने जब समझा, फिलोसोफर की बात समझी, और फिर समझा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज से भी हम लोगों तक अच्छे से पहुँच सकते हैं, तो फिर वहाँ के प्रीस्ट, पादरी जो हैं, वो पॉलिश में बात करने लगे और अपनी बातों को पहुँचाने लगे, एंड देन दे वर एबल टू फाइट, ठीक है। सो ये देखो, ये लास्ट सेंटेंस देखना, लास्ट सेंटेंस इसका, द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ द स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। रशियन जो डोमिनेंस था उसके खिलाफ पॉलिश लैंग्वेज को एक अच्छा सिंबल माना जाने लगा स्ट्रगल के लिए, क्योंकि उससे लोगों तक पहुंचा जा रहा था, अपनी भाव और अपने अंदर की बात पहुंचाई जा रही थी, ठीक है। खत्म, ये इतना था। अब हम लोग बात करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आ सकता है, आना चाहिए मेरे हिसाब से, यदि आया तो। हाँ यार, टाइम भी देख लेते हैं। टाइम हो रहा है 7 बज गया है, 7 बज गया, छोड़ देते हैं फिर, ठीक है। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है ये टॉपिक, ठीक है, आसान ही है, हो जाएगा, तुरंत से हो जाएगा। इसमें क्या है बेसिकली, अच्छा 1848 जो है ना, ये है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। सो 1848 का जो ईयर है, बेसिकली हम लोग ने देख लिया 1815 में वाटरलू में हारा, और हार करके आ गया तुम्हारा मोनार्की आया। फिर 1830 में उसको हटा करके
एटलीस्ट फ्रांस में तो ये हो रहा था कि 1830 में फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो आया ना, उसमें क्या हो रहा है कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास में मतलब जो थर्ड स्टेट के रिच वाले हैं, वो लोग अच्छे से सब बढ़िया, उनका प्रॉस्परस हो रहा है, मतलब वो फल फूल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है सबका। क्योंकि जो नेशनल असेंबली था वो तो इन्हीं लोगों ने बनाया था, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, 1848 का कहानी क्या है कि बॉस यहाँ पे तुम्हारा आ जाता है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाता है पूरे यूरोप में ही, पॉपुलेशन बढ़ा, और जिसके कारण तुम्हारा हर चीज़ का ना शॉर्टेज होने लगा, और जैसे एम्प्लॉयमेंट का कमी होने लगा, जॉब्स कम थे, जॉब्स बहुत कम थे, और जॉब सीकर बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। लोग रूरल से अर्बन की तरफ सब जा रहे थे, और कहाँ रह रहे थे, स्लम में, बहुत गंदे जगह पे रह रहे थे, ना खाने को था, ना पीने को था, ना जॉब था, बस जा रहे थे एक उम्मीद में, सब कुछ बेकार सा हो रहा था, सिचुएशन पूरा खराब हो रहा था, लोग भूखे थे, ठीक है, परेशान थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, इरिटेटेड थे, ठीक है, कि हम लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है, ऑप्शन ही नहीं हमें मिल रहा है कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा होने का, तो इन्होंने क्या किया, 1848 में जो पीजेंट्स थे, जो पुअर्स थे, उन्होंने किया रिवोल्ट। एंड रिवोल्ट करके जब इन्होंने रिवोल्ट किया, एकदम खतरनाक वाला रिवोल्ट, क्योंकि जब कोई आदमी भूखा हो जाता है ना सब, तो वो एकदम मार काट करने को लग जाता है। तो उस समय कौन था, उस समय राजा कौन था, एक मिनट तुम मत बोलना, तुम बोलो, होपफुली नहीं बोलोगे, हाँ आ जाओ। अभी 1848 में यहाँ पे राजा कौन रहेगा फ्रांस में, किसको बैठाया था इन्होंने 1830 में, लुई फिलिप। लुइस तो वो था 16 वाला, लुई फिलिप पूरा बोलना होगा, नहीं तो नंबर तो खत्म हो जाएंगे तुम्हारे। तो लुई फिलिप जो था, लुई फिलिप फिर भाग गया, अपने आप वो इधर उधर भाग गया, कहीं छुप गया, एग्जाइल में चला गया या भाग गया लुई फिलिप, इनके डर से। और फिर जो नेशनल असेंबली थी, मतलब जो रिच फ्रॉम थर्ड स्टेट थे, इन्हीं का तो था सब कुछ वो, तो इन्होंने क्या किया, फ्रांस को फिर से एक बार पूरा का पूरा अच्छे से रिपब्लिक बोल दिया, रिपब्लिक बना दिया, ठीक है। क्योंकि अभी तक क्या था, पहले कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले तो मोनार्की था, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुआ, नहीं थोड़े से समय के लिए रिपब्लिक हुआ मेरे भाई, ये मत भूलना। कब हुआ ये रिपब्लिक, नहीं जैकोबिन, रॉबस्पियरी के अंदर, और फिर इसके बाद फिर से वो चला गया मोनार्की या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हाँ नेपोलियन के अंदर, कंजर्वेटिव मोनार्की में चला गया, कंजर्वेटिव फिर से बर्बन फैमिली को ही फिर से दे दिया जो यहाँ पे थे। वो देखो ना, वो जो है ना, वो पानी है पीने के लिए तुम लोग के लिए, मोनार्की, ठीक है। और फिर उसके बाद अब, हाँ लुई फिलिप, अच्छा हाँ सॉरी, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आया, लुई फिलिप, और अब आ रहा है दूसरी बार एक्चुअल रिपब्लिक, और अब होगा हमेशा के लिए, दैट विल बी इन 1848। अब चला आएगा रिपब्लिक, अब कोई दिक्कत नहीं होगी फ्रांस को एटलीस्ट, ठीक है। सो दिस वाज व्हाट हैपेंड इन फ्रांस, फ्रांस बिकम रिपब्लिक अगेन। वहां पे लोगों को सभी को अब फिर से क्या किया गया, यहाँ पे फिर से जो जैकोबिन रोबस्पियरी ने क्या किया था, सफरेज के मामले में क्या किया था, क्या किया था, गिल्टिन, 21 साल को फिर से 21 साल से ऊपर सारे मेल को दे दिया हक, फ्रेंचाइजी। अच्छा सफरेज को एक और वर्ड कहते हैं, आई डोंट नो, यदि कहीं पूछ दिया उसमें हैं, राइट टू वोट तो होता ही है, इसको और एक फ्रेंचाइजी भी कहते हैं। क्या ये सब बहुत बड़ी बात है तुम लोग के लिए, आई डोंट नो, बट कर लो, कहीं पूछ दिया 10 में, किसी एरिया ने क्वेश्चन सेट कर दिया और सफरेज की जगह और ये ना, ये भाई ये हमेशा याद रखना, ये इससे ना तुम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा, आंसर्स वगैरह गलत नहीं होंगे तुम्हारे कि कब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है ना।
और ये करके हम लोग ख़त्म कर देंगे आज का क्लास। सो दिस वॉज वॉट, हंगर, हार्डशिप। फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की था वो लुई 16 के अंदर था। हाँ हाँ, वो बर्बन फैमिली ही था, बर्बन फैमिली ही थे, हमेशा से बर्बन फैमिली आ रहे थे उनके वो।